के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। देश में महिलाओं के साथ बढ़ती छेड़खानी व रेप जैसी घटनाओं को रोकने के लिए श्याम चौरसिया ने विमेंस सेफ्टी मास्क का आविष्कार किया। अपने आविष्कारों से हमेशा चर्चा में रहने वाले श्याम चौरसिया ने एक बार फिर विमेंस सेफ्टी मास्क का आविष्कार किया है। उनका दावा है कि देश में महिलाओं के साथ बढ़ती छेड़खानी व रेप जैसी घटनाओं को रोकने में यह कारगर साबित हो सकता है। साधारण सा दिखने वाला ये मास्क कई टेक्नोलॉजी से लैस है। श्री चौरसिया ने संदर्भ में मीडिया के साथ बातचीत में बताया कि आप जिस मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं उस मोबाइल फ़ोन से फेस मास्क में लगे उपकरण के ब्लूटूथ से अटैच कर सकते हैं और जैसे ही मुसीबत में फंसी महिला इसके सेंसर को टच करेगी, पुलिस और परिवार के सदस्य को लोकेशन के साथ कॉल चला जाएगा। मास्क को धुलने के लिए इसमें लगे उपकरणों को निकाला भी जा सकता है। स्मार्ट विमेंस सेफ्टी फेस मास्क को बनाने में करीब 850 रुपये का खर्च आया है। इस टेक्नोलॉजी की मदद से आए दिन महिलाओं के साथ होने वाली छेड़खानी, हिंसा जैसे वारदात को कम किया जा सकता है। 1 घंटे चार्ज करने पर 3 से 4 दिन तक इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे बनाने में 2 महीने का समय लगा है। मास्क में पहना हुआ है, जब भी प्रॉब्लम हो किसी लेडीज़ को, यहाँ जो बटन आप देख सकते हैं लगा हुआ है, इसको ट्रिप करना होता है। जैसे आप ट्रिप करते हैं तो जो कॉल है वो अगर आपका फ़ोन लॉक है तो भी अनलॉक हो करके कॉल चला जाता है, जिससे कि समय रहते पुलिस और परिवार के जो सदस्य हैं वो आपकी मदद के लिए पहुँच सकें। लोकेशन भी सेंड हो जाता है। आप देख सकते हैं ये कॉल है, रिसीव करके जो रिकॉर्डिंग है, जो पेरेंट्स हैं या पुलिस हैं, डिपार्टमेंट के लोग हैं, वो उसको रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। तो बहुत कम खर्च में बनने वाला ये डिवाइस है और मेकिंग इंडिया है। अब आप लोकेशन भी इस पर देख सकते हैं कि इस पर लोकेशन भी सेंड आ गया होगा। फ़ोन को आप काट के यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो आप ओपन करके देख सकते हैं ये लोकेशन भी यहाँ पे छोड़ सकते हैं। ये लोकेशन का URL है, बोलते रहिए। और ये लोकेशन का वायरल है, इसको क्लिक करते ही जहाँ भी वो लेडीज़, वो महिला मुसीबत में होंगी, तत्काल वहाँ पहुँचा जा सकेगा। बहुत कम खर्च में बनने वाला ये डिवाइस है और मैंने स्पेशली इसको मिशन शक्ति से इसलिए जोड़ा क्योंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत विशेष ध्यान है महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के। तो मुझे लगा कि हम लोगों को भी कुछ ऐसा करना चाहिए ताकि महिलाओं को और पावरफुल और मजबूत, और जो उनकी सुरक्षा है उनको और मजबूत बनाया जा सके। देश के कल्याण के लिए काशी के कोतवाल श्री काल भैरव जी महाराज अपने कोतवाल स्वरूप में विराजमान दिखे। आज काशी कोतवाल श्री काल भैरव जी महाराज अपने कोतवाल स्वरूप में विराजमान दिखे। देश के कल्याण के लिए अद्भुत श्रृंगार कर झांकी सजाई गई। बाबा काशी कोतवाल अपने स्वरूप खाकी वर्दी में दिखे। माना ऐसा जाता है कि पंजाब के दौरे से जिंदा वापस लौटे देश के प्रधानमंत्री व काशी के सांसद नरेंद्र मोदी की लंबी आयु की कामना को लेकर खाकी रूपी बाबा काल भैरव का किया गया श्रृंगार। बाबा से यह मनोकामना भी की गई कि कोरोना जैसी महामारी से बाबा काशी की जनता के साथ साथ देश की जनता को भी बचाएं। मंदिर के उपमहंत अवनीश पांडे कल्लू महाराज के द्वारा यह विशेष श्रृंगार कराया गया। चलिए डबल लाइन लगा के बढ़ते रहिए। अवनीश पांडे, उपमहंत काल भैरव मंदिर, वाराणसी। गुरुजी, आज बाबा का क्या रूप है, किस तरीके से बाबा को सजाया गया है? आज काशी में पहली बार बाबा काल भैरव का कोतवाली के स्वरूप में विशेष श्रृंगार किया गया। आज का ये श्रृंगार राष्ट्र के सुख समृद्धि, विश्व के कल्याण, कोरोना रूपी राक्षस के शमन एवं प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुए चूक के संदर्भ में है। हम बाबा से समस्त काशीवासी सहित आज सभी भक्तों ने बाबा से अर्जी लगाई कि बाबा इस कोरोना रूपी राक्षस का समन करें, राष्ट्र में फिर से सुख समृद्धि हो, आम जनजीवन सामान्य हो। और जिस प्रकार से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हुई, जो कि हमारे देश के लिए बहुत ही चिंता का विषय है, हम बाबा से अर्जी लगाते हैं, प्रार्थना करते हैं कि इस प्रकार की घटनाएं हमारे देश में ना घटित हो, सबका कल्याण हो, सब सुख शांति से रहें। इसी विशेष रूप से, इसी विशेष कामना से आज काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव का किया गया विशेष कोतवाली स्वरूप में श्रृंगार। मैं शिल्पी सिंह सुधा अमृतम वेलफेयर सोसाइटी संस्थापिका, और आज बाबा काल भैरव का भव्य श्रृंगार हुआ, क्योंकि आज हम सब ने दर्शन करके यही मांगा है कि कोरोना रूपी जो महामारी फैल गई थी तेजी से, और जो 3rd फेज 2nd फेज में क्या हुआ था आप सभी अवगत है इससे, और 3rd फेज ऐसी ना हो और सबने कुछ ना कुछ अपना खोया था। तो ऐसा बाबा से अर्जी लगाएगी कि ऐसा कुछ ना हो और हमारा राष्ट्र समाज सुरक्षित रहे और हम सब उसका पालन करें, मास्क लगाएं, सैनिटाइज करें और दूरी को
मतलब बना के रखें, क्योंकि हम ही लोग जो करेंगे उससे बच पाएंगे, क्योंकि बताने से नहीं होगा कि हम एक दूसरे को बताते चलें। और आज पहली बार बाबा काल भैरव का कोतवाली रूप में विसर्जन मतलब पूजा पाठ किया गया है, सजाया गया है, श्रृंगार किया गया है, तो इस पर क्या कहना है आपका? कैसा अद्भुत नज़ारा आपको देखने को मिल रहा है? बहुत ही अद्भुत अकल्पनीय अलौकिक दृश्य है, जो कि इसकी कल्पना नहीं की जा सकती थी। आज महाराज साक्षात काल भैरव बाबा जैसे जन सुनवाई कर रहे हैं और देखने से प्रतीत हो रहा है अद्भुत है, बहुत ही सुंदर। और कल्लू महाराज और श्री पाटिल जी को तहे दिल से धन्यवाद तय करती हूँ कि आपने इतने सुंदर भव्य दर्शन कराए और सभी का बाबा कल्याण करें। महादेव। आनंद मंदिर में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का समर्थन करती बेबस बेटी और मजदूर पिता के संघर्ष की कहानी बाबुल का प्रीमियर शो हुआ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का समर्थन करती बेबस बेटी और मजदूर पिता के संघर्ष की कहानी है बाबुल का प्रीमियर शो, जो शुक्रवार को आनंद मंदिर वाराणसी में संपन्न हुआ। फिल्म के प्रीमियर में भोजपुरी फिल्मों के सुप्रसिद्ध निर्माता रत्नाकर कुमार, अभिनेत्री नीलम गिरी, अभिनेता देव सिंह, संतोष पहलवान के साथ पत्रकार भी उपस्थित रहे। हर वर्ग के दर्शकों को सिनेमा से जोड़ रही भोजपुरी फिल्म बाबुल पिता पुत्री के भावनात्मक संबंधों की कहानी के साथ साथ ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी को सशक्त बनाओ के सपने को लेकर जीने वाले एक ऐसे गरीब हाड़ तोड़ मेहनतकश पिता के संघर्ष की कहानी है, जो बेटियों की जिंदगी को खुशहाल बनाने के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर देता है। वर्सटाइल अवधेश मिश्रा द्वारा लिखित और निर्देशित यह फिल्म भोजपुरी सिनेमा के ओहरा को ऊंचा करने वाला है। भोजपुरी सिनेमा के बारे में जो आम धारणा रही है उससे कहीं आगे की यह कहानी है। गीत संगीत और पटकथा का सामंजस्य फिल्म को और भी बेहतरीन बनाता है। सामाजिक संदेश और मनोरंजन के साथ बेजोड़ फिल्म है बाबुल। इस फिल्म की केंद्रीय भूमिका इस फिल्म की केंद्रीय भूमिका अवधेश मिश्रा, नीलम गिरी, देव सिंह, संतोष पहलवान, अनीता रावत, शशि रंजन, बबलू खान, अंबिका वानी ने निभाई है। तकरीबन 350 फिल्मों में एक्टिंग करने वाले अवधेश मिश्रा की बतौर लेखक निर्देशक यह दूसरी फिल्म है। इससे पहले उन्होंने जुगनू को निर्देशित किया था। एल्बम की दुनिया में अपने नृत्य और अदा से धूम मचाने वाली नीलम गिरी ने बतौर अभिनेत्री इस फिल्म में पहली बार मुख्य भूमिका निभाई है। 50 से अधिक फिल्मों में काम कर चुके देव सिंह ने इस फिल्म में सशक्त भूमिका निभाई है। वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड्स द्वारा जुगनू और बाबुल का निर्माण यह दर्शाता है कि कंपनी भोजपुरी फिल्मों के स्तर को बेहतर करने के लिए कितनी संवेदनशील है। कंपनी इसके अलावा दर्जन भर और भी विषय प्रधान फिल्मों पर काम कर रही है। देखिए, इस फिल्म को लेकर मैं इतना बोलूँगा कि हर अभिनेता और हर निर्देशक भी चाहता है और हर निर्माता भी चाहता है कि मैं ऐसी फिल्म का निर्माण करूँ जिसको देख के और जिसको करके प्राउड फील हो। ये वो सिनेमा है जिसको हमको प्राउड दे रहा है, प्राउड हो रहा है। आपने देखा हम सब कितने एक्साइटेड है। बाप बेटे की रिश्तों की कहानी है। एक बाप हमेशा चाहता है कि उसके बच्चे हमेशा खुश रहे, चाहे मैं कितने भी तकलीफ में रहूँ। बच्चे चाहते हैं कि मेरे बाबूजी पर बहुत ज़्यादा बोझ मत आए। उस बीच में एक इंसिडेंट ऐसा होता है कि सब चीज़ें बदल जाती हैं और एक गांव में एक अत्याचारी मालकिन भी है जो नहीं चाहती कि कुछ मैं अपनी कुछ चीज़ें उनको दूँ। तो वो एक जो संघर्ष है बाप और बेटे के रिश्तों को लेकर, और इसमें दहेज प्रथा पर जो वार किया गया है, तो ये पूरी कहानी इसी ताना बुना हुआ है। हमको लेकर इतना ट्रस्ट कर सकते इस कैरेक्टर के लिए, तो क्यों मैं ना करूँ। और पहले कुछ दिन मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, बट धीरे धीरे मैं उस फॉर्म में आ ही गई। एंड मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है कि मुझे इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी मिला, इस टाइप की मूवी करने को मिला, वो भी पहला मूवी। शायद किसी को इतना जल्दी मिले ही ना, बट मुझे पहले ही इतना बड़ा फिल्म करने को मिला, तो मैं बेहद खुश हूँ। और मैं रत्नाकर सर को और अवधेश सर को दिल से थैंक्स बोलती हूँ। इसमें मैं इस फिल्म में अनेक चाचा का रोल किया हूँ, जो उनके फादर बने। अवधेश भी उनके साथ सबसे बचपन का मित्र। और अभी तक मैं जितनी भी फिल्में किया हूँ, करीब 50-60 फिल्में किया हूँ भोजपुरी की, ये फिल्म सबसे ऊपर मैं अपने लाइफ की फिल्मी कैरियर की माइलस्टोन मानता हूँ। एकदम खुद मैं, चूँकि मेरे पास भी 2 बेटी हैं, बड़ी बेटी है, एक बड़ी बेटी है, उस फीलिंग को हम लोग समझ सकते हैं। एक बाप और बेटी का जो रिश्ता होता है, तो जो रत्नाकर भैया ने या अवधेश जी ने ताना बाना बुना, या पूरी हमारी टीम जो नीलम ने प्ले किया बिटिया का रोल, कहीं से लगा ही नहीं कि कोई पहली बार कर रहा हो। तो लेने की बहुत अच्छी मूवी बनी है, आपके दिल को झकझोरेगी। सरसुंदरलाल चिकित्सालय के नर्सिंग स्टाफ ने मेडिकल सुपरिटेंडेंट MS डॉक्टर कैलाश गुप्ता के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया।
आए दिन आंदोलनों के चलते चर्चा में रहने वाला काशी हिंदू विश्वविद्यालय केसर सुंदरलाल चिकित्सालय एक बार फिर चर्चा में है। इस बार का आंदोलन नर्सिंग स्टाफ द्वारा किया गया। नर्सिंग स्टाफ का यह आंदोलन अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर कैलाश कुमार गुप्ता के खिलाफ था। इस दौरान एमएस कार्यालय पर अस्पताल का पूरा नर्सिंग स्टाफ इकट्ठा होकर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे नर्सिंग स्टाफ का आरोप है कि शनिवार को इमरजेंसी में अपने दौरे के दौरान उन्होंने एक नर्सिंग अफसर को उनके जन्मस्थान को लेकर टिप्पणी की और उसे थप्पड़ भी मारा, जिस पर आक्रोशित बड़ी संख्या में नर्सिंग स्टाफ एमएस ऑफिस के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। कर्मचारियों ने कुलपति से एमएस के इस्तीफे की मांग की है। इस संबंध में सर सुंदरलाल अस्पताल की इमरजेंसी में पिछले 3 सालों से नर्सिंग अफसर के रूप में कार्यरत राजस्थान निवासी अरविंद कुमार ने बताया कि बीएचयू के एमएस का बर्ताव हमेशा खराब रहा, लेकिन आज उन्होंने आत्मसम्मान पर चोट पहुंचाई है। अरविंद ने बताया कि वो रोज की तरह इमरजेंसी में ड्यूटी कर रहे थे। एमएस डॉक्टर कैलाश कुमार गुप्ता दौरे पर पहुंचे और आते ही मुझे थप्पड़ मारते हुए कहा कि तुम लोग राजस्थान से आकर यहाँ काम नहीं कर रहे हो, सिर्फ पैसा उठाते हो। अरविंद ने कहा कि वो आए दिन बदतमीजी करते हैं और स्टाफ से गलत व्यवहार करते हैं, लेकिन आज उन्होंने थप्पड़ मार दिया जो सीधे सीधे आत्मसम्मान पर चोट है, जिसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। परिचय हम सबका आप लोग देख ही रहे, परिचय की आपको जरूरत नहीं है। सब नर्सें जूनियर हैं, सब नर्सिंग प्रोफेशनल हैं। जो घटना घटित हुई है आपको हमारे वरिष्ठ सर ने बता दिया है सब कुछ। जिस प्रकार हम यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसका आप सभी को हमारा सहयोग देना चाहिए। सभी मीडिया और सभी जितने भी आपके स्टाफ है आपको हमारा सपोर्ट देना चाहिए। सारी वाराणसी जनता भी इनके सारे जो व्यवहार है उससे अवगत है ऑलरेडी। दूसरी बात, इमरजेंसी के अंदर इमरजेंसी ट्रक नहीं है और स्टाफ पिट रहा है, बार बार स्टाफ पिट रहा है। इमरजेंसी ट्रक नहीं है, फार्मेसी कम से कम 501 किलोमीटर है और वहाँ पेशेंट दवाई लेने जाता है, तब तक पेशेंट मर जाता है, स्टाफ पिट जाता है और आने के बाद फिर वो के गुप्ता आता है ऊपर से, वो हमें जलील करता है कि तुमने पेशेंट मार दिया। इस वार्ड के अंदर देख लो, एक डिफिब्रिलेटर हो, एक सीपीआर मशीन, एक सीपीआर करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है स्टाफ के पास। स्टाफ के हाथ बिल्कुल खाली है, पिट रहा है स्टाफ, हर बार गाली गलौज कर रहा है, हर बार गाली गलौज कर रहा है। उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन जनपद वाराणसी का 39वां द्विवार्षिक चुनाव संपन्न हुआ। उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन जनपद शाखा वाराणसी का 39वां द्विवार्षिक चुनाव शुक्रवार को लोक निर्माण विभाग परिसर स्थित डिप्लोमा इंजीनियर संघ भवन में प्रांतीय पर्यवेक्षक सुरेंद्र लाल श्रीवास्तव, प्रांतीय संरक्षक पद्मनाभ त्रिवेदी, प्रांतीय अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा, प्रांतीय कार्यकारी अध्यक्ष दीपक सिंह, जिला मंत्री आजमगढ़ अच्छेलाल पाल, क्षेत्रीय महामंत्री वाराणसी क्षेत्र दीपेश सिंह, क्षेत्रीय अध्यक्ष मिर्जापुर क्षेत्र एवं विनय कुमार गौतम, क्षेत्रीय अध्यक्ष वाराणसी क्षेत्र की उपस्थिति एवं देखरेख में संपन्न हुआ, जिसमें जिलाध्यक्ष जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव और जिला मंत्री शैलेश कुमार निर्वाचित हुए। उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन पद्मनाभ त्रिवेदी, प्रांतीय अध्यक्ष। ये उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन का जनपद वाराणसी का 39वां द्विवार्षिक चुनाव और अधिवेशन था। आज ये हमारे यहाँ हर 2 साल पे होता है और पूरे प्रदेश के हर जनपदों में होता है। उसी प्रक्रिया में आज जनपद वाराणसी में था ये। इसमें आज जो हमारे निर्वाचन अधिकारी और पर्यवेक्षक आजमगढ़ जनपद से आए हुए हैं, इन लोगों ने चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराई है। यहाँ पर बड़ी पारदर्शी रूप से जनपद अध्यक्ष के जितेंद्र श्रीवास्तव जीते हैं और जनपद जिला वरिष्ठ कार्यकारी अध्यक्ष जितेंद्र नारायण भट्टाचार्य, जनपद जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष विमलेश कुमार, उपाध्यक्ष शिवशंकर यादव, जिला मंत्री शैलेश कुमार, महिला संगठन मंत्री एक आरक्षित पद हमने रखा महिलाओं के लिए। इस बार इस पूरी प्रक्रिया में ममता कुमारी निर्विरोध हुई हैं, शैलेश कुमार संगठन मंत्री, संयुक्त मंत्री आनंद प्रकाश पाठक और वित्त मंत्री अनिल श्रीवास्तव और संप्रेक्षक हमारे गणेश ठाकुर निर्वाचित हुए हैं। जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव, जिला अध्यक्ष। क्या किस तरह से विजयी किए हैं, तो क्या आपका मान होगा? देखिए, जितने भी हमारे कर्मचारी हैं सभी लोग हमारा साथ दिया, बहुत स्नेह और प्यार दिया, उस वजह से हमारी जीत हुई। मैं संगठन के लिए बहुत कुछ करूंगा और उस ऊंचाई पे लेके जाऊंगा कि रोज़ मेरा नाम जितेंद्र कुमार याद रखेंगे। मैं अपने संगठन में कुछ भी कर सकता हूं।
मतलब किस तरह से आप संघर्ष करेंगे, क्या करेंगे? जैसे किसी भी चीज़ का मांग हो तो मैं उसको चाहे जैसे अपने अपने तरीके से और सबको एकत्रित करके साहब से जिससे भी हमको विनती करना हो मैं अपने तरफ से करूँगा संगठन के लिए जो भी हमसे हो सकेगा। आप जीते हैं जी। किससे लड़ाई थी आपकी? हमारी किसी से लड़ाई नहीं थी, हम भाई सब कर्मचारी हैं, जीते हारे सब एक हैं, एक दूसरे से ही गले मिलना है, बस एक दो दिन तनातनी सिर्फ एक साथ रहना है, एक छत के नीचे रहना है। और वो भी मेरे भाई हैं जो हारे हैं और जो हम जीते हम भी एक साथ ही रहने वाले, जितने हमारे प्रत्याशी हैं सब एक साथ रहेंगे, चाहे जीते चाहे हार। कर्मचारियों के लिए क्या करेंगे आप? कर्मचारी के लिए हमसे जो भी ऊपर से जो निर्देश होगा मैं उसके लिए तत्पर रहूँगा, अपने तरीके से अपने सही बंधुओं से, भाइयों से, बड़े से सबको लेके चलूँगा। निर्वाचन आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश समेत 4 राज्यों में चुनाव की तिथि घोषित होते ही आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई। निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश समेत 4 राज्यों के चुनाव की तारीख घोषित कर दी है। उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में चुनाव होगा। चुनाव की तिथि की घोषणा होते ही आचार संहिता जिले में प्रभावी हो गई है। रैली जनसभा पर 15 जनवरी तक रोक लगा दी गई है। वर्चुअल रैली की अनुमति मिली है। साथ ही डोर टू डोर 5 लोगों के जनसंपर्क के लिए छूट दी गई है। आचार संहिता प्रभावी होते ही जिले में विधानसभावार गठित आचार संहिता की टीमों ने बैनर पोस्टर हटाना शुरू कर दिया है। अब कोई भी व्यक्ति के लिखकर, बोलकर, प्रतीक के माध्यम से किसी के धर्म, जाति, राजनीतिक दल व उम्मीदवार की भावना आहत करने की छूट नहीं होगी। इलेक्शन कमीशन द्वारा चुनावी बिगुल फूंकते ही पूरे प्रदेश में आदर्श चुनाव आचार संहिता प्रभावी हो गया। इसी के साथ वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस सार्वजनिक स्थलों और सरकारी खंभों और साइन बोर्डों पर लगे राजनीतिक पोस्टर्स को उतारने में लग गई। सभी थाना क्षेत्रों में खंभों और दीवारों से राजनीतिक पोस्टर और बैनर को उतारा जा रहा है। पुलिस टीम क्षेत्र में घूमकर पोस्टर बैनर हटवा रही है। वहीं वाराणसी ग्रामीण पुलिस भी थाना क्षेत्रों में आदर्श चुनाव आचार संहिता के अनुपालन में लग गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी बिजली के खंभों, धार्मिक स्थलों, साइन बोर्ड्स पर लगे राजनीतिक बैनर पोस्टर मैं सहायक नगर आयुक्त हूँ और जोनल अधिकारी जोन कोतवाली राजेश अग्रवाल। सर ये किस लिए बैनर पोस्टर हटाया जाए, क्या वजह? अभी 3:30 बजे माननीय भारतीय चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में विविध चरणों में चुनाव की घोषणा की है। आचार संहिता से लागू हो गई है और एमसीसी कोड ऑफ कंडक्ट जो है उसके तहत राजनीतिक बैनर पोस्टर 24 घंटे में हटाए जाने का निर्देश है, उसी के तहत कार्रवाई की जा रही है। अब तक किसकी बैनर हटी खास करके? अब ये चिन्हित करना भी संभव नहीं है कि किस पार्टी के, जितने की पॉलिटिकल पार्टी के बैनर पोस्टर मिल रहे हैं इसको हटाया जा रहा है और इसकी सूचना भारतीय निर्वाचन आयोग को भेजी जाए। साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह संस्करण में समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।